हेलो, दिस इज कोमल माथुर एंड यू आर वाचिंग माय शो लेट्स टॉक विद कोमल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस शो में मैं आपको बताऊंगी बहुत सी अननोन अनकवर लेकिन इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में। सो हियर आई एम टू कीप माय प्रॉमिस। आई होप आपको मेरा ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। चलिए चलते हैं। सो हेयर आई एम। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी जिसकी कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही मोटिवेट फील होगा। आप इनसे मिलकर इस बात को जरूर फील करेंगे कि अगर हमारे में कुछ करने की चाहत होती है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं, तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दोस्तों, एक अच्छी लाइफ हम किसे मानते हैं? एक अच्छी लाइफ में हम यही चाहते हैं कि हमारी स्कूलिंग अच्छी हो, हमारी हायर एजुकेशन अच्छी हो, एक अच्छा करियर ओरिएंटेड कोर्स और साथ में एक अच्छी जॉब। इसे हम अपनी लाइफ के एक फेज को कंप्लीट मानते हैं। इतनी अच्छी लाइफ पाने के बाद भी अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरों की समस्याओं को सुलझाने की तरफ काम करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और इसके चलते अपनी पहले की लाइफ को छोड़ने का डिसीजन लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेशन लेवल क्या होगा। तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उसे लोग कोरबा में ही नहीं, कोरबा के बाहर भी राणा मुखर्जी, राणा हिंदुस्तानी और राणा भैया के नाम से जानते हैं। चलिए आज हम उनकी लाइफ की जर्नी उन्हीं से सुनते हैं। वेलकम राणा। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आज आपको? फर्स्ट इंटरव्यू है, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा कोई बात नहीं। आज राणा हम आपसे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। है। तो सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि ये राणा मुखर्जी, राणा हिंदुस्तानी और राणा भैया, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कौन है? बस मैंने अपना सरनेम नहीं लिखने का संकल्प लिया था। एक सरनेम पूरे देश को ना जाने कितने हिस्सों में तोड़ दिया, तो इसलिए अब सरनेम ना लिखकर राणा हिंदुस्तानी मैंने लिखना स्टार्ट किया था बहुत इसे। अच्छा। अच्छा राणा, आप अपने पूरा अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी स्कूलिंग, आपकी जो भी लाइफ आपकी रही है। मैं शुरू से ही कोरबा में रहा हूँ। स्कूलिंग मेरी बिकन स्कूल से हुई है। 12th के बाद मैं भिलाई पाटलिवी कॉलेज से मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और एक 2 साल वहाँ जॉब चली। तो आपने अपनी जॉब कंटिन्यू की और उसके बाद आपने उसे क्विट किया। हाँ जी। तो ऐसा क्या हादसा हुआ, ऐसा क्या इंसिडेंट था जिसके बाद आपने इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया अपनी लाइफ में? ओकेजनली सोशल सर्विस करने की आदत थी, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ। मैं रेगुलर ब्लड डोनर था। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब मैं एक बच्ची के लिए ब्लड देने पहुंचा, वो बच्ची स्ट्रेचर में पड़ी हुई थी और किसी कारण से उसको वहां से रेफर किया जा रहा था, किसी सुविधा की ना होने की वजह से। उसके पिताजी मेरे से हेल्प मांग रहे थे और मैं भी उस समय इस फील्ड में जीरो था। मैं सिर्फ ब्लड डोनेट करना ही जानता था। उसके आगे क्या हेल्प हो सकती है वो मुझे नहीं पता। मेरे और उसके पिताजी के कन्वर्सेशन के बीच में 2 से 3 घंटे में वो बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस इंसिडेंट ने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ अलग करूं। तो जैसे आपने बताया कि आप कुछ अलग करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये सोच आपकी थी। इसे दूसरे तक बयान करना भी काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। हाँ जी। तो क्या आपको चैलेंजिंग रहा दूसरों को समझाने में? चैलेंजिंग तो ये रहा कि पहले लोगों से ये बात करने से वो समझते थे कि ये कोई टाइम पास है या मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये अक्सर क्वेश्चंस आते थे। लेकिन कुछ चीजें बियॉन्ड बियॉन्ड द थिंकिंग होती है, मतलब वो ऊपर वाला ही करवाता है। तो ऊपर वाले नहीं, ऐसे जो सोच जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति है, उन लोगों को साथ में मिला है और ये कारवां बढ़ता चला गया। आज बहुत बड़ी टीम है और वो ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। तो सिर्फ इसमें मेरा श्रेय नहीं, जितने भी काम हो रहे हैं मेरी पूरी टीम को श्रेय जाता है इसमें। तो आपके लिए एक शेर तो बिल्कुल बनता है, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर, लोग बढ़ते गए कारवां चलता रहा। ये आप ही के लिए डेडिकेट है आज के इस शो में। थैंक यू। तो लोगों को ये समझाना काफी चैलेंजिंग रहा होगा हाँ आपके जी। लिए। तो कैसे लोग आपके साथ जुड़ते गए उसके बाद? कैसे आपने लोगों को समझाया कि आप क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली हम जब, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम जब कोई काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उस निस्वार्थ भाव के पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स काम करती है जो हमको दिखती नहीं। वो ऊपर वाला किस तरीके से, कैसे हमारे थिंकिंग वाले लोगों को साथ में ले आता है, वो हम सोच नहीं सकते। लेकिन अगर हम बिना सोचे, बिना अपने बारे में सोच के अगर इस अच्छे काम को कर रहे हैं, तो टीम एक बनती चली जाती है जो हमारे थिंकिंग से मैच करती सबसे पहले ऐसा क्या एक ठोस कदम था जो आपने उठाया,
जिसको उठाने के बाद लोग आपको समझ पाए, आपके मन को समझ पाए, आपके दिमाग को समझ पाए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरबा में ब्लड डोनेशन का काम 2014 से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग आते थे, वो अपने परेशानियों को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। गाँव से आया हुआ व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। तो वहाँ पे भोजन सेवा, जो रात की भोजन सेवा स्टार्ट हुई, इसके लिए सारे लोगों ने अपोज किया था, इवन हमारे एनजीओ के लोगों ने। भाई ये बहुत टफ टास्क रहेगा, इतना हम नहीं कर सकते और नहीं। वाक़ई। लेकिन उस काम को भगवान राम के नाम से शुरू किया और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उस काम में बाधा आई या फिर किसी चीज की कमी। ये पूरा पूरा श्रेय हनुमान जी को जाता है, जिन्होंने इस काम को तो करा। आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं। हाँ जी। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ वेलफेयर सोसाइटी की नींव कैसे रखी? इसके संस्थापक आप ही हैं। हाँ जी। ये एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं कि हम एक एनजीओ चालू करेंगे। हम करते जा रहे थे, बट एट पॉइंट ये लगा कि एक संस्था होनी चाहिए जो जिसपे लोगों का भरोसा हो। सिर्फ राणा के नाम से काम नहीं होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये काम नहीं रुकना चाहिए। इसलिए एक टीम का गठन किया गया। टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस टीम का गठन किया गया, ताकि ये काम मेरे रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आगे भी चलते रहे। तो आपको इसके बाद लोगों का फुल मोटिवेशन, फुल सपोर्ट आपको मिला होगा। हाँ जी, सपोर्ट का बहुत मिला। और मेरी जो टीम है बहुत सपोर्टिव और बहुत ज्यादा मेरे साथ काम, मेरे सारे काम इजी करने वाली मेरी जो टीम पीछे लगी हुई है, ये सारा श्रेय उनको है। जैसे आप टीम की बात कर रहे हैं, तो आपने कैसे लोगों को समझाया इसके बारे में? वो आपकी टीम कैसे बनी? क्योंकि कहना बहुत आसान है हाँ टीम जी। के बारे में, बट वो टीम खड़ी करना बहुत मुश्किल है। जब आप लीड करते हैं तो आपको जो आपके साथ वाले होते हैं उनके साथ मिलकर उस काम को करना पड़ता है। तब जाके वो एक पोजीशन में आते हैं कि भाई हाँ, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। कुछ भी काम हम किसी के ऊपर थोपे ना, उसके साथ उस काम को हम करते रहें, तो उसकी ताकत बढ़ती रहती किस तरह के लोग हैं आपकी टीम में? फुल टाइम वर्किंग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो पूरा टाइम सोशल वर्क को ही देते हैं है। अपना? सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके घर शायद बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके माता पिता और उनका मन हम सोच नहीं सकते इतना बड़ा। और ये सारे लोग दिन रात एक कॉल पे, हमको पता नहीं है कि भाई कौन कॉल किया, किस लिए कॉल किया, लेकिन कॉल आता है कि हमको ये सहायता चाहिए। ये दौड़े हो जाते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जब जहाँ जिसको मदद की जरूरत होती है, यथाशक्ति मदद करते हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा निस्वार्थ करते भाव हैं से सेवा। बिल्कुल। अच्छा, अब कौन-कौन सी सेवाएँ दे रहे हैं आप? टोटल ऐसे तो 20 विंग्स हैं एनजीओ में जो अरे काम वाह! कर रही है। भोजन सेवा, सुबह की चाय सेवा, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल इकट्ठे करके उनको नीडी तक पहुंचाना। ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो है अपना घर सेवा आश्रम और एक बालक छात्रावास। ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जो हम जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, अपना घर सेवा आश्रम और बालक हाँ जी। छात्रावास। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए? और ये जो आपने नाम दिए हैं बालक हाँ छात्रावास जी। और अपना घर सेवा आश्रम, ये किस बुनियाद पे आपने इनका नाम रखा है? अपना घर सेवा आश्रम के जो संस्थापक हैं वो हैं राजस्थान में भरद्वाज सर। हमारी टीम की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि हम एक ऐसा आश्रम खोलेंगे जहाँ हर तरह का जो नीडी व्यक्ति, जिसका कोई नहीं आगे पीछे, वो रह सकेगा। बट इसका जो प्रेरणा है, ये भरतपुर अपना घर सेवा आश्रम डॉक्टर भरद्वाज सर से हमको इसकी प्रेरणा मिली। उनसे हमने सीख कर इस काम को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश किया। तो अभी आपका ये काम कैसा चल रहा है? क्यों अभी बहुत अच्छा चल रहा है। क्या है, वो ऊपर वाला जब कोई काम चालू करवाता है तो पूरा सहयोग भी वही करता है। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, और जो भी सहयोग हो रहा है उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो आपकी क्या आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग्स है ये बालक छात्रावास को लेकर या अपना घर सेवा आश्रम को लेकर? इसको एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाना है। आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कोई भी लावारिस व्यक्ति ना घूमे, अरे वाह! कोई ये ना बोल पाए कि मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं। ये बोलने का मौका किसी को नहीं देना। इस संकल्प के साथ पूरी टीम काम कर रही है। अरे वाह! बिलासपुर, रायपुर से भी अभी तक जो प्रभु जी बोलते हैं हम लोगों जो आए हुए हैं, ऐसे लोग वहाँ रुके हैं। उनकी पूरी केयर, उनका नाखून काटना, उनको नहलाना, उनको एक बच्चों की तरह केयर, और जितना हमसे हो पा रहा है वो वहाँ पे किया जा रहा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए इस तरह के लोगों को सँभालना, उन्हें प्यार दे पाना, उनकी पूरी केयर करना। हाँ जी। उनके मन में ये भरोसा जगाना कि हम आपके सदस्य, परिवार के सदस्य हैं, ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। ये जिस दिन हो गया, वो बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं हमसे,
और कुछ लोग आज भी मेंटल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, थोड़ा समय लगेगा बट हो जाएगा। कोई इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे अपना अगर सेवा आश्रम से जुड़ा जिसने आपको और प्रेरित किया कि ये मुझे करना ही है, भले ये कितना ही चैलेंजिंग क्यों नहीं है, ये मुझे करना है? कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनके शरीर में कीड़े लगे हुए थे, तो लोग छूना तो दूर, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोग रास्तों में भटकते थे। एनजीओ की टीम ने उनको उठाकर 100 बेड में भर्ती कराया। ये तब की बात है जब आश्रम नहीं खुला। ऐसे बहुत सारे डेस्टिट्यूट्स को, लावारिसों को हम अस्पताल ले जाते थे, बट उनकी केयर ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास कोई आसरा नहीं होता था, और कहाँ ऐसा रखें? कोई भी आश्रम छत्तीसगढ़ में नहीं है जो ऐसे लोगों को पनाह बना दे दे सके। सके। इसलिए इस काम को हमारे टीम वर्क ने और सारे टीम वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ऐसा आश्रम खोलेंगे जहां पे हम किसी को मना नहीं करेंगे, जहां पे जो नीडी रहे, जो ये कहे कि भाई मेरा कोई नहीं है, तो उसका वो एक अपना घर आश्रम है, अरे वाह! वो काम करेगी। तो ये सोशल वर्क बहुत ही वास्ट है। आप ऐसा नहीं है कि आप रातों रात कुछ सोचें और उस काम को कर भी पाएँ। तो मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप फंड्स कैसे मैनेज करते हैं? अ, जब हम समाज का काम करते हैं, समाज को ये भरोसा हो जाए कि हम सही काम कर रहे हैं, तो समाज ही उस काम को आगे बढ़ाए। और कुछ जैसा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आज 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए देने वाले बहुत साथी हैं जो इसका सहयोग, इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग उस एक एक रुपए का सही तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये हमारी एनजीओ और हमारा जो आश्रम चल रहा है, इसमें आप उदाहरण के तौर पे देख सकते अरे वाह! ये जो आपको हेल्प मिलती है सोसाइटी से, कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद है जिसकी हेल्प आपको ऐसा लगे कि अरे वाह! मतलब हम यहाँ से उम्मीद नहीं कर सकते लेकिन यहाँ से भी हमें हेल्प आई है? हैं। एक भीख मांगती थी एक दीदी, जो मुरापार बाजार है उसके पास रहती है। उनका किसी समय एनजीओ के थ्रू उनको ब्लड दिलवाए थे, कुछ हेल्प किए थे उनको, वो बात उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट की, और वो भीख मांगने के बाद हर महीने कभी 80 रुपए, कभी 70 रुपए वो एनजीओ को देते। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से हमारे एनजीओ। वही। यही मोटिवेशन लेवल है कि हम आपसे जान सकें, जनता तक पहुँचा सकें, वो भी ये फ़ील करें कि अगर चाहत है तो हम सब कर सकते हैं। अब इस सोसाइटी के लिए काम करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सुनने को मिलती होंगी कि आप डिमोटिवेट होते होंगे, तो उस सिचुएशन में आप अपनी विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं? जब हम ये काम करते हैं, हमारी पूरी टीम बिना स्वार्थ के इस काम को कर रही है, और मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमको ये सुनने को मिलता है कि कोई एक ग्रुप हमको स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर कोई फंड्स बड़ा दे आदमी। रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा अकाउंट सबके लिए खुला हुआ है, कभी भी कोई भी चाहे हमारे अकाउंट्स को देखने आ सकता है। और टीम का हर मेंबर निस्वार्थ भाव से, वो एक पैसे की अपेक्षा नहीं रखता, किसी की अगर हम मदद किए तो उससे वापस हमको कुछ मिल सकता, ऐसा कोई अपेक्षा रखे बिना सारे लोग काम करते निस्वार्थ सेवा ही भगवान की सेवा है, हैं। हाँ ये जी, बिल्कुल हाँ मानना जी। चाहिए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतनी कम एज में मतलब सोशल सर्विस के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक हैं, आपकी इतनी लोगों की टीम है, कहीं न कहीं उनको मोटिवेट करने वाले आप ही हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन सबको जो आपको सुन पा रहे हैं इस समय? बस हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस काम से मेरा राष्ट्र, मेरा देश जो है वो ऊपर उठ रहा है। ये भाव जिस दिन लोगों में आ जाएगा तो वो अपने आप ये सब कामों को करने लगेंगे। एनजीओ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान के मन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए, वो अपने आप ये सारी चीजों को करने लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें तो वाक़ई किसी एनजीओ या किसी भी इस तरह की टीम की ज़रूरत ही नहीं हाँ है। जी, हम हाँ खुद ही अपने देश को सँभालने के लिए जी, एकदम संपन्न हैं। बहुत अच्छा लगा राना आपसे ये सब जान के। मैं यहाँ बैठी हुई बहुत मोटिवेट फ़ील कर रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि वाक़ई में हमें अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो हो गई काफ़ी भारी भरकम बातें, अब थोड़ा-सा आपके साथ मस्ती की जाए, मज़ाक की जाए। अब हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे। आप टीवी देखते हैं? हाँ जी, थोड़े मूवीज़? बहुत। नहीं, मूवीज नहीं देखता बहुत। अच्छा, देखते ही नहीं हैं? नहीं देखता ही नहीं। चलिए ये गेम बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक पंच लाइन दूँगी। आपको बस ये बताना है ये स्लोगन, ये पंच लाइन किस एडवर्टाइज़मेंट की है। देखें आप कितना टीवी देखते हैं। ठीक। अच्छा बताइए दिल मांगे मोर। पेप्सी का। अरे वाह! आप अच्छा टीवी देखते हैं। अच्छा ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। LIC। वेरी गुड। दाग अच्छे हैं। ग्रीन बार। नहीं, मैं आपको ऑप्शन भी दे सकती हूँ, सर्फ एक्सेल या कुरकुरे? सर्फ एक्सेल। अरे वाह! कुछ मीठा हो जाए। सोन पापड़ी या डेयरी मिल्क? डेयरी मिल्क। अरे वाह! सीधी बात, नो बकवास। माउंटेन ड्यू। ताजमहल चाहें या स्प्राइट? ताजमहल चाहिए।
नहीं, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट का स्लोगन है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एयरटेल, टाटा स्काई या फेयर एंड लवली? टाटा स्काई। मुझे लगा फेयर एंड लवली बोलेंगे, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा, इतने गंभीर बातों को करने के बाद हम ऐसा कर सके कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ सके, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपनी जर्नी बता के बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राना मुखर्जी उर्फ राना, जो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ राना के नाम से जाना जाए। उनसे बात करके, उनकी लाइफ की जर्नी को जान के मैं तो बहुत मोटिवेट फील कर रही हूँ। मेरे अंदर एक चाहत भी आई है कि मुझे भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। आई होप आपको भी इनकी बातें सुनकर अपने मन में ये इच्छा जागी होगी कि हमें दृढ़ रहना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो। तो दोस्तों, आई होप अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉमिस को रखने के लिए मैंने आज आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाया, उससे मिलकर आपको वाकई में बहुत अच्छा लगा होगा। उनकी लाइफ की जर्नी को जानकर आप मोटिवेट भी हुए होंगे और उनकी कहानी सुनकर आपके दिल को भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपको मिलवाऊंगी जिनको मिलकर आप बेहद अच्छा महसूस करें। इस शो को एंड करने के दौरान मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी। द ग्लोरियस सैलून, केक वैली, फिटनेस हेडक्वार्टर, न्यूट्रिशन हेडक्वार्टर, पोस्टर पॉइंट एंड होटल आशीर्वाद इन। मैं बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी एक ऐसी ही पर्सनालिटी के साथ जिनको सुनने में आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आप उनसे कुछ सीखेंगे भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।